दीक्षित ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का संविधान। और भारत का संविधान पढ़ने से पहले हम लोगों को भारत का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी एक्ट के बारे में अगर जानना होता है तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, उसके हिस्ट्री में, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड में, उसके इतिहास में जाना पड़ता है। तभी हम उस व्यक्ति के बारे में या उस एक्ट के बारे में अच्छे से जान पाते हैं और तभी वो मेरे समझ में भी आता है। तो इसीलिए हम लोग जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो पहले जो भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है, उसके जो संघर्ष रहे हैं, जो बैकग्राउंड रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो उसके पीछे संघर्ष रहा है, जो भी उसके सोर्सेस रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को पहले अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बेसिक चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तभी हम लोग जो है भारत का संविधान समझ पाएंगे। नहीं तो अगर हम आर्टिकल से अगर स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 1, 2, 3 से पढ़ लिए तो हम लोगों को संविधान कभी समझ में नहीं आएगा। तो भारत का संविधान पढ़ने से पहले, जानने से पहले भारत की पृष्ठभूमि को जानना पड़ेगा। क्योंकि जो भारत देश है, भारत एक संस्कार और संस्कृति प्रधान देश रहा है, तो इसका एक अपना अलग इतिहास रहा है। क्योंकि भारत में जो प्राचीन सभ्यता थी, उसमें कभी लोग सत्ता के लिए काम नहीं करते थे, ना सत्ता प्राप्ति के लिए काम करते थे, और ना कभी कोर्ट होती थी, ना कभी यहाँ पर कोई अपराध होता था। यहाँ पर जो लोग भी काम करते थे वो मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करते थे। इसीलिए यहाँ पर ना तो कोर्ट की ज़रूरत थी, ना कानून की ज़रूरत थी, ना संविधान की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ वेद थे, पुराण थे, महाभारत थे, शास्त्र थे, गीता था। इसको लोग इसका अध्ययन करते थे, मोक्ष की प्राप्ति का इसको साधन मानते थे, अच्छे कर्म करते थे, किसी के साथ कोई अपराध नहीं करते थे, कोई गलत नहीं करते थे, कोई अत्याचार नहीं करते थे। और अगर किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में अगर गलती हो जाती थी तो उसका जो है वो व्यक्ति प्रायश्चित करता था, पश्चाताप करता था। जैसे हमारे यहाँ हमारी जो सभ्यता रही है, चाहे वो राजा रहे हों, चाहे वो प्रजा रही हो, चाहे जनता रही हो, वो भी अगर चाहे राजा हो या कोई भी हो, XYZ जो भी गलती करता था वो प्रायश्चित करता था, पश्चाताप करता था। और जब वो पश्चाताप करता था, उसको गलती का अपना एहसास होता था, तो जनता उसको माफ़ कर देती थी। और जो पनिशमेंट था हमारे यहाँ, जो भारतीय सिस्टम में, भारत में जो है, वो पनिशमेंट था कि व्यक्ति को बहिष्कार कर देना। व्यक्ति को बहिष्कार कर दिया जाता था तो वो व्यक्ति पश्चाताप करता था, फिर उसको लगता था कि हाँ मुझसे गलती हो गई, फिर उसको समाज जो है माफ़ कर देता था। ये था भारत में जो है पनिश करने की व्यवस्था। भारत में अगर ना तो कोर्ट थी, ना तो कानून थी। तो जब भारत में मुग़ल आए तो वो कुरान लेकर के आए और उन्होंने कहा कि हम कुरान से शासन करेंगे, जो हमारे यहाँ कुरान में लिखा है, जो हमारे यहाँ कुरान में मान्यता है, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कहा है, उस हिसाब से हम रूल करेंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अंग्रेज़ आए तो बाइबल लाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भारत में उनका अपना साम्राज्य स्थापित होता गया, साम्राज्य उनका बढ़ता गया, तो उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ का शासन है वो हम अपने हिसाब से करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम एक रूल बनाएंगे जिसको रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। और जो उन्होंने शासन करने के लिए, जो यहाँ पर राज्य करने के लिए, जो यहाँ के लोगों को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाया, जो व्यवस्था बनाई, उसी व्यवस्था को रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से हम जानते हैं। हमारे देश में, हमारे भारत देश में राजतंत्रात्मक जब तक व्यवस्था थी तब तक व्यवस्थाएं यहाँ पर वेद, पुराण, महाभारत, शास्त्र, गीता, इसी के हिसाब से लोगों को दंड मिलता था, लोग प्रायश्चित करते थे, लोगों को माफ़ कर दिया जाता था।
कोई भी व्यक्ति सत्ता के लिए, साम्राज्य के लिए ना तो लड़ाई करता था, ना झगड़ा करता था, ना मारपीट करता था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पीनल लॉज की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे यहाँ कभी कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे यहाँ कभी जेल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपना जो रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपनी पद्धति को उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने कहा कि हम रूल इस हिसाब से करेंगे, रूल अपने हिसाब से करेंगे। और उस पद्धति को, जो वो पद्धति डेवलप हुई, उसी पद्धति को आगे चल कर के वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूप लेती है। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हमको पढ़ने के लिए हम लोग 1453 को बेस बनाएंगे। 1453 को बेस बना करके हम आगे इसका जो है धीरे धीरे इसके जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी एक्ट बने हैं, जो भी चार्टर एक्ट बने हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी एक्ट बनाए गए हैं, जो भी युद्ध हुआ, जो भी लड़ाई हुई, उसके बारे में हम क्रमवार पढ़ते चलेंगे तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। अब जो भारत रहा है, भारत में जो है भारत का और यूरोप का बहुत पुराना संबंध रहा है। भारत में चूँकि मसाला के लिए भारत मशहूर था। भारत में काली मिर्च, जीरा और तमाम सारे मसाले होते थे और इस मसालों की डिमांड यूरोप कंट्री में बहुत ज़्यादा थी। चूँकि वो जलवायु वहाँ की ठंडी होती है तो वहाँ पर जो मांस का लोग सेवन करते हैं, वो मांस को टेस्ट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसमें अच्छा टेस्ट पैदा करने के लिए जो है भारत से मसाला लेते थे और हम वहाँ पर मसाला बेचते थे, हमारा व्यापार चलता था। तो जो भारत व्यापार करता था उसके दो मार्ग थे। हम थल मार्ग से व्यापार करते थे। एक तो कुस्तुनतुनिया, पहले इसका नाम था कुस्तुनतुनिया, ये तुर्क के रास्ते से हम जाकर के व्यापार करते थे। दूसरा इटली के रास्ते से हम जाकर के व्यापार करते थे यूरोप में। हमारा थल मार्ग से आवागमन रहता था। लेकिन 1453 में उस्मानी तुर्कों ने जो कुस्तुनतुनिया था उसको कब्जा कर लिया और जब कब्जा कर लिया तो वहाँ पर हमारा जो आने जाने का रास्ता उन्होंने अवरुद्ध कर दिया और हमारे व्यापार को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया और अपना एकाधिकार वहाँ पर जमा लिया। इटली इधर इटली ने जो है अपना एकाधिकार जमा लिया। तो एक साइड में जो है, एक तरफ यूरोप का जो रास्ता था, एक तरफ तुर्क ने कब्जा कर लिया और दूसरी तरफ इटली ने कब्जा कर लिया। तो हमारा जब व्यापार वहाँ से डिस्टर्ब होने लगा तो जो यूरोप था, यूरोपीय कंट्री थे, यूरोप के जो व्यापारी थे, उन लोगों ने भारत आने के लिए, भारत के रास्ते की खोज के लिए उनके मन में एक होड़ पैदा हुई कि भारत आखिर कैसे चला जाए, वहाँ व्यापार कैसे किया जाए, मार्ग बंद हो गया है। इसी बीच में, इसी क्रम में एक जो है पुर्तगाली था, वास्को डिगामा, ये पुर्तगाली नाविक था और ये पुर्तगाली नाविक था, ये समुद्र में अपना रास्ता से आता जाता रहता था। इसने जो है अफ्रीका के दक्षिण कोने से चक्कर लगाते लगाते ये जो है भारत में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। ये चक्कर लगाते लगाते जब केरल के काली तट पर पहुंचा तो गुजराती नाविक एक अब्दुल मजीद था। उसने, चूँकि ये भी नाविक था और वो भी नाविक था, तो उसने इसकी मदद की और उसी के मदद से ये भारत में केरल के काली तट पर पहुंचा। तो जब काली तट पर पहुंचा तो वहाँ के राजा, स्थानीय राजा जमेरिन थे उस टाइम, तो स्थानीय राजा जमेरिन ने इसका काफ़ी स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में ये भारत से बहुत सारा मिर्च मसाला ले करके अपने कंट्री में गया और अपनी कंट्री में यहाँ पर जो उसके आने जाने का खर्च था, उस खर्च को निकालने के बाद में उसको 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ और वो जा कर के
भारत के बारे में उसने अन्य लोगों से अपने कंट्री में चर्चा की। वहाँ पर लोगों को बताया कि भारत एक समृद्धशाली देश है, भारत एक विशालतम देश है, 52 देशों से मिलकर के एक खाड़ी देश बनता था। तो उसने भारत की तारीफ इस प्रकार से की, जिस प्रकार से कि 52 देश मिलकर के एक खाड़ी देश है, उससे कहीं विशालतम देश और कहीं बड़ा देश और कहीं समृद्धशाली देश भारत है। जहाँ पर उसने ये बताया कि जहाँ पर आपके यहाँ एक व्यक्ति के पास में सोना चांदी होता है उतना, जितना आपके यहाँ एक राज्य में जो है, एक ज़िले में सोना चांदी होता है, उतना भारत में एक व्यक्ति के पास में सोना चांदी होता है। आगरा की उसने तारीफ़ की। वहाँ के लोगों के अंदर जब भारत के समृद्धशाली देश की इस प्रकार से उसने चर्चा की कि भारत बहुत समृद्धशाली देश है, भारत में बहुत सोना चांदी है, भारत में बहुत पैसा है, तो वहाँ के लोगों के अंदर एक कौतूहलता आई और उन लोगों को लगा कि हाँ, एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसका खोज वास्को डी गामा ने किया है। ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, भारत तो ऑलरेडी पहले ही अस्तित्व में था। अगर भारत पहले नहीं होता तो वास्को डी गामा आता कैसे? भारत पहले था, भारत पहले आया, भारत का उसने भ्रमण किया, भारत से मिर्च मसाला लेकर के गया, उसने वहाँ पर व्यापार किया, 60 गुना मुनाफा पाया। तो अगर भारत होता नहीं, भारत की खोज उसने थोड़े किया था। लेकिन जब यहाँ से जा कर के उसने लोगों को बताया तो जो लोग नहीं जानते थे, जो वहाँ के नागरिक थे, जो पुर्तगाली नागरिक थे, जो यूरोपियन थे, जिनको उसने बताया कि भारत एक समृद्धशाली देश है, तो उनको लोगों को लगा कि हाँ, एक रास्ते का भी खोज किया इसने बताया कि हाँ, इस रास्ते से हम वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे हम वहाँ जा कर के पहुँचे। तो उन लोगों को लगा कि हाँ, भारत एक देश है और भारत एक कंट्री है। तो उन लोगों के लिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो उन लोगों ने अपने पुस्तक में, वहाँ के राइटर्स ने अपने पुस्तक में लिखा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। तो तभी से ये चीज़ें इतिहास में लिखा चला आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत ऑलरेडी अस्तित्व में था, प्रभाव में था और भारत में वो आया था। तो यहाँ से जब उसने जा कर के लोगों को बताया, लोगों के अंदर कौतूहलता आई। फिर जब वो गया तो 1502 में फिर वापस वास्को डी गामा फिर भारत में आया और बहुत सारे पुर्तगाली आए उसके साथ में। पुर्तगालियों का अपना एक समूह आया, एक यूनियन आया और उन्होंने कोचीन में अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया और फिर उसके बाद में 1505 में कुन्नूर में अपनी एक ऑफिस खोली। फिर ऑफिस खोल दिया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत पर नियंत्रण करने का घोषणा कर दिया और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। भारत में कंट्रोल करने के लिए, भारत में नियंत्रण करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। और जब भारत का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया तो इसने जो समुद्री मार्ग थे, जो जिससे आवागमन जहाज़ों का होता था, उस पर इन्होंने एकाधिकार कब्जा करने के लिए, एकाधिकार जमाने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति अपनाया और यह एक प्रकार से गुंडा टैक्स था। इसने ये कहा कि जो हमारा ये पॉलिसी लेगा, जो हमारा हमसे पैसा जमा करेगा, हमसे लाइसेंस लेगा, वही व्यक्ति जो है जहाज़ से, समुद्री जहाज़ से व्यवसाय कर सकता है। और जो व्यक्ति लाइसेंस नहीं लेता था उसको ये लोग लूट लेते थे, उसको मारते पीटते थे, परेशान करते थे। तो इस प्रकार से वहाँ के जो लोग थे वो लोग काफ़ी परेशान हो गए और काफ़ी हैरान हो गए। इसी बीच में 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा लॉरेंसो दी अल्मीडा के नेतृत्व में मामलुक और गुजरात सल्तनत को इन्होंने कब्जा कर लिया। युद्ध हुआ और जो है ये 1508 में ये जीत गए। जीत तो गए लेकिन लॉरेंसो दी अल्मीडा की हत्या कर दी गई। तो जब लॉरेंसो दी अल्मीडा की हत्या कर दी गई तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा शोक में चला गया और पुत्र शोक में पुनः वो वापस चला गया पुर्तगाल।
जब वो वापस चला गया तो 1509 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको नियुक्त किया गया और 1510 ईस्वी में इसने जो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह थे उनसे इसने गोवा को जीत लिया। 1510 में जब गोवा को जीत लिया और यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया, तब माना गया कि पुर्तगाली साम्राज्य यहाँ पर मजबूत हो गया है और गोवा को इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद में पुर्तगाली पुरुषों को जब ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जब सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया और वहाँ पर कब्जा कर लिया, तब इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब भारतीय महिलाओं से इसने विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और सती प्रथा पर इसने रोक लगाने पर जोर दिया। चलता रहा, अपना साम्राज्य स्थापित करते रहे। धीरे धीरे 1530 में नीनो डी कुन्हा आया और नीनो डी कुन्हा ने, चूँकि जब गोवा ये जीत लिए थे, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया था, तो जो नीनो डी कुन्हा था उसने अपनी ऑफिस को कोचीन से उठा करके गोवा में स्थानांतरित कर दिया। चूँकि गोवा सेंटर में पड़ता था और गोवा को ये जीत लिए थे, वहाँ पर इनका वर्चस्व ज़्यादा था, वहाँ पर इन लोगों का कब्जा था, तो इसलिए इन्होंने अपनी ऑफिस को कोचीन से उठा करके गोवा में स्थानांतरित कर दिया। फिर वही इन्होंने जो समुद्री मार्ग के लिए जो कॉटेज पद्धति थी उस पर भी इसने जोर दिया और कहा कि जो व्यक्ति हमसे पास लेगा, जो इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, दस्तक भी कहते हैं कि ये खरीदना उनके लिए अनिवार्य था। जो व्यक्ति पास लेता था उसी व्यक्ति को ये व्यापार करने के लिए अनुमति देते थे। जो व्यक्ति पास नहीं लेता था उसकी जहाज़ को ये लूट लेते थे और परेशान करते थे। अब जो भारतीय अरब जहाज़ भारत अरब सागर में व्यापार करना चाहता था, उसे पुर्तगालियों से यह पास खरीदना अनिवार्य था। यहाँ तक कि मुग़ल सम्राट के जहाज़ों को भी ये पास लेना इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। जो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लॉन्च किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, तो ये जो भारतीय और अरब जहाज़ जो थी अरब सागर में जो व्यापार करना चाहते थे, सबके लिए अनिवार्य कर दिया था। यहाँ तक कि मुग़ल सम्राट के, मुग़ल शासक था उस टाइम, लेकिन मुग़ल सम्राट के लिए भी जहाज़ को पास लेना अनिवार्य कर दिया। फिर जब ये चीज़ें अनिवार्य कर दिया, इसी बीच में इसके बाद में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करती है तो 15 वर्ष का एकाधिकार के साथ में प्रवेश करती है। भारत में उसको एकाधिकार था व्यवसाय करने का। जो वहाँ की ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने ये मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के समूह को, मर्चेंट एडवेंचर एक वहाँ पर व्यापारियों का बहुत बड़ा समूह था और उस समूह को भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया था। व्यापार ये कर रहे थे, व्यापार का मुखौटा ओढ़ करके आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी बीच में जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली तलवार के दम पर ईसाईयत का प्रचार कर रहे थे, एकाधिकार अपना जहाज का कर रहे थे, भारतीय लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। तो उनके पास संसाधन की कमी भी थी। इसीलिए जब ये सब इतना अत्याचार करने लगे तो राज्यों में असंतोष फैल गया। इधर असंतोष फैल गया, उधर स्पेन ने पुर्तगाल पर
कब्जा कर लिया। तो जब 1580 में स्पेन ने जब पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और 1588 में स्पेन को ब्रिटिश ने पराजित कर दिया। 1580 में स्पेन ने जो है पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और 1588 में जो है स्पेन को ब्रिटिश ने पराजित कर दिया। तो वहाँ से पुर्तगाली कमज़ोर पड़ गए। जब पुर्तगालियों को स्पेन ने कब्जा कर लिया तो पुर्तगाली कमज़ोर पड़ गए, और कमज़ोर जब पड़ गए तो इसी बीच में जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हो गई। 1600 में एंट्री करते हैं, 1608 तक व्यवसाय करते हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक एक जहाज़ से एक व्यक्ति जो है सूरत पहुंचता है। ये ब्रिटिशर था, और वहाँ मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में जाता है आगरा में। वहाँ पे फ़ारसी भाषा में बात करता है, फ़ारसी भाषा का जानकार था। फ़ारसी भाषा में जहांगीर से बात करता है। जहांगीर इससे प्रभावित होता है, और प्रभावित होने के बाद में जहांगीर इससे खुश होकर के 400 मनसब में इसको व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान किया। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण शुरुआत में उसने सूरत में फैक्ट्री खोलने की उसको अनुमति नहीं मिली। पुर्तगाली उस टाइम भी सशक्त थे, कमज़ोर ज़रूर पड़ गए थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई तो उस टाइम पर सशक्त थे। तो जब पुर्तगाली सशक्त थे तो इसलिए वहाँ पर सूरत में ये अपनी फैक्ट्री, अपना ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन 1611 और 1613 में जो है पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली। ये अस्थायी कारखाना था, अस्थायी कारखाना इन्होंने खोला। फिर 1612 में इन्होंने पुर्तगाली नौसेना को हरा दिया। 1612 में एक युद्ध हुआ। स्वाली के युद्ध में जब पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया तो जहांगीर भी इनसे प्रभावित हुआ, और जहांगीर को लगा कि इनकी जो सेना है वो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी जो सैन्य व्यवस्थाएं हैं वो जो है पुर्तगालियों से ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जो है उसने अंग्रेज़ों को सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की उसने जो है अनुमति दे दी, फरमान जारी कर दिया कि आप अपना फैक्ट्री, अपनी ऑफिस, अपना केंद्र जो है सूरत में खोल सकते हैं। फिर उन्होंने 1613 में अपनी फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की। व्यापार मुक्का मुखौटा ओढ़कर आए थे, व्यापार के नाम पर व्यापार कर रहे थे। 1615 में सर थॉमस रो आता है। ये किंग जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, और 1619 तक भारत में रह करके ये सर्वे करता है। और सर्वे करने के बाद में ये मुग़ल जो शासक थे उन लोगों से लाइजनिंग स्थापित करता है, और लाइजनिंग बनाने के बाद में इसने मुग़ल साम्राज्य के कई क्षेत्रों में अपना ऑफिस खोलता है, अपना कारखाना एस्टेब्लिश करता है। फिर उसके बाद में मद्रास में फ्रांसिस डे 1639 में आता है, और चंद्रगिरी के राजा से सर थॉमस के बाद में 1639 में फ्रांसिस डे आते हैं, और चंद्रगिरी के राजा थे मद्रास में। मद्रास के राजा से मुलाकात करता है, और मुलाकात करने के बाद में वहाँ पर पट्टा पर अपनी ऑफिस खोलने के लिए परमिशन लेता है। और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी कोठी बनाई और उसे किलाबंद कर दिया, और उसको जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया। जो चंद्रगिरी के राजा थे
उनसे पट्टे पर ले करके और वहाँ पर भी अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया मद्रास में 1639 में। फिर मुंबई में 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह, चूँकि पुर्तगालियों ने गोवा को, जो मुंबई का एरिया था, मुंबई के जो आसपास का एरिया था, उसको इसने कब्जा कर रखा था पुर्तगालियों ने। अब 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से कर दिया, और जब कैथरीन से पुर्तगालियों ने पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह किया ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से, तो उन्होंने जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को, राजा को, जो बम्बई द्वीप था, जो गोवा का एरिया था, जो जीता था, जिस पर इनका कब्जा था, उसको इन्होंने दान दे दिया, गिफ्ट दे दिया उस एरिया को। अब राजा को, चार्ल्स द्वितीय को जब गिफ्ट में दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, 1661 में उनको दहेज में मिला था ये एरिया, और 1668 में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। चूँकि वो क्या कर सकते थे, वो कब्जा तो कर नहीं सकते थे, चूँकि वो कहीं ना कहीं भारत के बीच का पार्ट था, भारत का पार्ट था, तो उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने किराए पर दे दिया, और वहाँ अपना जो है पैसा ले करके कंपनी काम करती रही, और कंपनी जो है राजा चार्ल्स द्वितीय को 10 पाउंड वार्षिक किराया देती रही। गेराल्ड ऑगियर को मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गेराल्ड ऑगियर जो है, ये मुंबई को माना जाता है कि इसी ने बसाया था। और फिर कलकत्ता में जॉब चौरनाक आता है 1690 में। सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की इसने जमींदारी को प्राप्त किया, और तीनों गांवों की जमींदारी को प्राप्त करने के बाद में तीनों गांवों को मिला करके इसने किलाबंदी की, और किलाबंदी करके उस शहर का नाम रखा कलकत्ता, जिसको आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। और यह निर्मित किले का नाम रखा फोर्ट विलियम। इस किले का नाम इसने जो है रखा फोर्ट विलियम। 1690 में कलकत्ता में जो अपना इन्होंने किलाबंदी किया, उसका नाम रखा फोर्ट विलियम। अब फिर 1700 आ गया, 18वीं शताब्दी की शुरुआत हुई। आते आते जो है यहाँ पर मुग़लों का साम्राज्य बहुत कमज़ोर होता गया। मुग़लों का साम्राज्य जब कमज़ोर होता गया, तो सत्ता जो है का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने भरपूर उठाया। जब मुग़ल कमज़ोर होते गए, तो उसका फ़ायदा जो है अंग्रेज़ों ने उठाया, और बंगाल के उस टाइम शासक हुआ करते थे 1717 में एक फारूक शियर। तो मुग़ल सम्राट फारूक शियर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसे ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने ठीक कर दिया था। अब ब्रिटिश डॉक्टर जो है विलियम हैमिल्टन ने इसको जब ठीक किया, तो इसने खुश होकर के जो है, चूँकि वो कंपनी का आदमी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था, तो कंपनी को इसने जो है खुश होकर के एक बहुत बड़ी रियायत दे दी, एक बहुत बड़ा पास दे दिया, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और दिया क्या, दिया ये कि कंपनी हमको मात्र 3000 रुपये वार्षिक भुगतान करे, और उसके बदले में पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकती है। पूरे बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी, मात्र 3000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले में। और कंपनी को बंगाल में दस्तक यानी फ्री ट्रेड पास जारी करने का अधिकार दे दिया। एक तो ये दे दिया कि आप हमको 3000 रुपये दीजिए और वहाँ पर आप व्यवसाय करिए। दूसरा ये दे दिया कि एक दस्तक दे दिया कि फ्री ट्रेड पास आप जारी करिए। अब जारी करने का, फ्री ट्रेड पास जारी करने का अधिकार उसको मिल गया, वो फ्री हो गया। तो और एक चीज़ और कहा कि भाई बम्बई में जो ढाले गए कंपनी के जो सिक्के होंगे, वो पूरे मुग़ल साम्राज्य में चलेंगे, उसकी मान्यता हो जाएगी।
इस तीन चीज़ों को जो है फारूक सियर ने अपने इलाज से ठीक होने पर कंपनी को गिफ्ट दे दिया। जब गिफ्ट दे दिया तो इसी बीच जो है एंग्लो फ्रेंच भारत के दक्षिण हिस्से में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में जो है वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हो गई। वर्चस्व की जब लड़ाई प्रारंभ हुई तो प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। प्रथम और द्वितीय कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने फ्रांसीसी और ब्रिटिशर के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, उसमें जो पहले युद्ध हुआ उसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। उन्होंने अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति से फ्रांसीसी आगे कमज़ोर पड़ गए और 1760 के वांडीवास युद्ध ने फ्रांसीसियों का पत्ता पूरी तरह साफ कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव बहुत कूटनीतिज्ञ आदमी था, वो कूटनीति और षड्यंत्रकारी भी था। उसने अपने कूटनीति से फ्रांसीसियों को मजबूती के साथ टक्कर दिया और उनको हराया, उनको पस्त कर दिया। और उनको पस्त जब कर दिया तो वहाँ पर उसने अपना वर्चस्व साबित कर दिया और फ्रांसीसी वहाँ पर कमज़ोर पड़ गए। और जब फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ गए तो वहाँ पर जो है उनका सफाया हो गया, उनका पत्ता वहाँ से साफ कर दिया। अब जब साफ हो गया पत्ता, अब जो ये फारूक सियर था, जो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये मैग्ना कार्टा, जिसको कंपनी कहती थी, कंपनी का मैग्ना कार्टा, जो ये दस्तक दे दिया था कि आप 3000 रुपये दीजिए और पूरे बंगाल में आप फ्री ट्रेड करिए, फ्री व्यवसाय करिए, और वहाँ पर पास जारी करने का जो अधिकार दे दिया था। कंपनी में जो ढाले गए सिक्के थे उसको मुग़ल साम्राज्य में मान्यता दे दी गई थी। तो इससे जो ब्रिटिशर थे, स्थानीय व्यापारियों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार प्रारंभ कर दिया। वहाँ स्थानीय व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देते थे और स्थानीय व्यापारियों को व्यापार करने के लिए उनको दस्तक देते थे और उनसे पैसा लेते थे। ये उनको लाइसेंस देने लगे। तो जो स्थानीय व्यापारी डिस्टर्ब हो गया, पूरे बंगाल में फ्री व्यवसाय करने की इनको अनुमति मिल गई। तो जो लोकल लेवल पे जो व्यापारी थे उनके साथ में इन्होंने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, उनसे अवैध वसूली करना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने एक अपना किलाबंदी किया कलकत्ता में बिना नवाब की अनुमति के। तो एक तो वहाँ की जनता त्रस्त थी, दूसरा इन्होंने बिना नवाब के परमिशन के किलाबंदी कर लिया। इससे जो है जो वहाँ का बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला, ये अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात, ये उनका पोता था अलीवर्दी खान का, ये 20 वर्ष का था उस टाइम। तो इसने देखा कि जो कंपनी है वो कंपनी बहुत दुरुपयोग कर रही है मैग्ना कार्टा का, दस्तक का, जो फारूक सियर ने जो परमिशन दे दिया है। उससे स्थानीय लोगों में विद्रोह की, झगड़ा की, लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग त्राहि त्राहि करने लगे, वहाँ के व्यवसायी डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। और इसने बिना राजा के, बिना शासक के परमिशन के किलाबंदी कर लिया और सैन्य व्यवस्थाएं अपने बढ़ाने लगा जो है। तो उसके दिमाग में बात बैठ गया कि जो है ये चीज़ें जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। बिना हमारे परमिशन के, बिना शासन के, बिना राजा के परमिशन के, बिना नवाब के परमिशन के ही सब काम होने लगा। तो वो नाराज़ हो गया और नाराज़ होने के बाद में ये 20 जून 1756 को उसने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में सारे अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। और सारे अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया तो उसमें कई अंग्रेज़ मारे गए
और मान्यता ये भी है कि 146 अंग्रेज एक कमरे में बंद कर दिए गए थे। दूसरे दिन सिर्फ 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। इस घटना से ब्रिटिश सेना बहुत क्रोधित हो गई। जब कई अंग्रेज मार दिए गए, जो नवाब सिराजुद्दौला था उसने जो है अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया, तो जो ब्रिटिश सेना थी वो क्रोधित हो गई। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से एक सेना लेकर के बंगाल पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम मद्रास में था और एक बड़ी सेना लेकर के वो बंगाल पहुंचा और युद्ध लड़ने के बजाय उसने कूटनीति और षड्यंत्र का सहारा फिर लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी और बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, तो उसने षड्यंत्र का और कूटनीति का सहारा लिया और उसने जो नवाब के जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति मीर जाफ़र थे उनको अपने में मिला लिया और उनको एक लालच दिया कि आपको हम जो है बंगाल का शासक बनाएंगे। तो जब लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ, तो मीर जाफ़र के इशारे पर जो नवाब थे सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो काफ़ी सेना जो है उसने लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसलिए जो है जब लड़ाई में भाग नहीं लिया, बहुत बड़ा हिस्सा जो है जब लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, तो नवाब सिराजुद्दौला हार गया और हारने के बाद में मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब सिराजुद्दौला की जब हत्या कर दी, तो यहाँ से जो है जो अंग्रेज़ थे उनकी जो नीति थी, उनको लगा यह एक ऐतिहासिक निर्णायक मोड़ था कि उनकी जो कूटनीति थी भारत में वो सफल हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था ना होकर के यहाँ पर उसने अपना जो है एक किंग मेकर का रोल पैदा कर लिया और किंग मेकर का रोल पैदा करके इसने भारत में जो है अपने आप को एक औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया और इसको लगा कि अब हम भारत में अब कूटनीति में और अपने षड्यंत्र में हम सफल हो सकते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग प्लासी का युद्ध तक पढ़ लिए हैं और प्लासी के अंग हो जाते यही है